हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 28 मई और 28 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे आज देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, इस टॉपिक के अलावा और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण जो है कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, नहीं तो विभिन्न टाइप के टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यूएन मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार है सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड। इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में सुमन गवनी को जो है सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुमन गवनी को ये पहली भारतीय महिला भी हुई है इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। सुमन गवनी जो है संयुक्त राष्ट्रीय के मिशन के तहत दक्षिण सूडान, कहाँ पे थी? दक्षिण सूडान में तैनात थी और हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। गवनी तो सम्मानित हो ही रही है, जो कि सुमन गवनी भारत के मेजर हैं। इसके साथ साथ ब्राज़ील सेना की कमांडर कार्ला को भी जो है जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, ये भारत तो पहली बार सम्मानित हो रहा है इस अवार्ड से, इसके लिए भारत के लिए पहला अवसर है। लेकिन जो ब्राज़ील इसके लिए ये दूसरा अवसर है कि इसके जो सेनानायक हैं वो इस पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। भारत के लिए पहली बार और ब्राज़ील के लिए दूसरी बार यह अवसर है। चलिए, सम्मानित कौन हुई है? सुमन गवनी। तो सुमन गवनी, इनका जन्म जो है उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड ऊपर में जो भारत का ये भारत है, तो यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है। इधर से राजस्थान पंजाब स्टार्ट होता है। तो देखिए, उत्तराखंड की टिहरी पोखर गांव की रहने वाली मेजर सुमन गवनी है। इन्होंने 2010 में जो है भारतीय सेना में बतौर अफसर प्रशिक्षण को पूरा किया और 2011 में ये थल सेना में शामिल हो गई। इनके जो भाई बहन हैं, दोनों ही, एक भाई जो है वो वायुसेना में ऑफिसर हैं और बहन जो है एक, वो भी थल सेना में एक ऑफिसर पद पे ही है। चलिए, अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, ये भारत की पहली महिला एक साथ नहीं सेलेक्ट हुई थी, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। और अगर तान्या सान्याल की बात कर लें, तो वो जो है तान्या सान्याल पहली महिला फायर फाइटर पायलट थी, तान्या सान्याल। और अगर हिना जायसवाल की बात करें तो ये एयरफोर्स में पहली महिला फाइटर इंजीनियर थी। और देखिए, इसी के साथ एक रिकॉर्ड की बात करते हैं। इस बार जो 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी 2020 में जो 72वां थल सेना दिवस मनाया गया, इसमें एक जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी के जो टुकड़ी था, आर्मी जो परेड हो रहा था, उसका लीड पहली बार किसी महिला कैप्टन ने किया। उनका नाम था तान्या शेरगिल। देखिए, ये तान्या शेरगिल है और हमने अभी थोड़ा देर पहले तान्या सान्याल बोला है, सान्याल। और तान्या सान्याल भारत की एयरफोर्स की पहली महिला फायर फाइटर हैं। लेकिन तान्या शेरगिल ये पहली महिला परेड को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, पहली महिला कैप्टन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा WFIRST हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेहोम रख दिया है? तो यह हाल ही में ऐसा करने वाला बना है नासा जो है ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए बात करते हैं पहले
कि WFIRST हबल टेलीस्कोप है क्या और इसका नाम वैज्ञानिक नैन्सी ग्रे रोम क्यों रखा गया है। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर, क्या बोले, नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली विज्ञानी नैन्सी ग्रे रोम के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम WFIRST, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है WFIRST का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, देखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। तो इसका फुल फॉर्म देख लिए, WFIRST का फुल फॉर्म क्या आता है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। और रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है, जो अभी नाम बदला गया है, यानी कि खगोल वैज्ञानिक के नाम पर जो वैज्ञानिक थी नैन्सी ग्रे रोमन, इसको शॉर्ट में हम रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी बोलते हैं। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा वो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन नाम अभी बदल दिया गया है। और देखिए इस टेलीस्कोप से जो ऐसी उम्मीद है की जाती है कि नासा द्वारा, जो ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इनके द्वारा बेहतर समझ, यानी अंतरिक्ष की दुनिया में बेहतर समझ हासिल करने और हमारे सौरमंडल जो है, सूर्य का जो परिवार है, उसमें दूरस्थ ग्रहों की खोज को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष एजेंसी की मदद होगी। इसीलिए ये WFIRST हबल टेलीस्कोप जो है पहली वैज्ञानिक नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर हाल ही में इसका नाम रखा गया है। किसने रखा है, नासा। तो नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की एक सार्वजनिक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC, जहाँ पर कि अमेरिका का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC पूछे किस नदी के किनारे बसा है, जैसे पटना, गंगा, लखनऊ, गोमती, उसी प्रकार वाशिंगटन DC जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासा के जो अभी प्रशासक यानी प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रशासक, तो जिम ब्रिडेंस्टाइन नासा के प्रशासक हैं। और देखिए इसरो जो है यह हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में है, जहाँ की भारत का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम स्थापित किया गया। बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलोर में ही स्थित कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हाल ही में 2020 में क्षेत्रीय अवार्ड पाने वाला हाल ही में क्षेत्रीय अवार्ड पाया है। 2020 में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में बेस्ट हवाई अड्डा का अवार्ड बेंगलुरु के ही कैंपगोड़ा हवाई अड्डा को ये अवार्ड मिला हुआ है। और देखिए इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को हुई थी, 1969 में हुई थी। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है, के शिवान हैं। और के शिवान जो है इन्हीं की अध्यक्षता में जो चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ था 2019 में, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ था लेकिन सफल नहीं हुआ था। तो जो लॉन्चिंग हुआ था 2019 में, इसी के लिए सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए के शिवान को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा गया था। और देखिए SpaceX की बात करें तो ये भी अमेरिका की ही अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन ये निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है। और जो SpaceX है इसका मुख्यालय है थॉर्न कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसका जो स्थापना हुआ है ये 2002 में हुआ है। किसने किया है, तो एलन मस्क। और ये निजी कंपनी है, ये निजी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है, याद रखिएगा SpaceX। चलिए जेक्सा की बात करें तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और हाल ही में जापान ही दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जो बुलेट ट्रेन है वो उसको लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ये सबसे तेज़ चलने वाली अभी दुनिया की बुलेट ट्रेन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक के द्वारा ये किया गया है कमाल की उन्होंने सुपर अर्थ की खोज की है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने जो सुपर अर्थ की खोज की है, इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ सराउंडिंग्स मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है, मतलब उसके जो आकार है और परिक्रमा दूरी के समान है। ये पृथ्वी से देखने में बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ कहते हैं। यह द्रव्यमान में भारी है और ये तारे के चारों ओर जो जैसे पृथ्वी जो है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं 365 दिन में लगाता है, उसी प्रकार ये जो है तारे के चारों ओर घूमने में लगभग 617 दिन का समय ले सकता है। और ये दूर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे पानी बर्फ़ के रूप में अनुमानित किया जा रहा है कि बर्फ़ के रूप में हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यूजीलैंड जो है ये हाल ही में सुपर अर्थ की खोज किया है। सुपर अर्थ न्यूजीलैंड को क्या बोला जाता है? तो न्यूजीलैंड का एक उपनाम है, इसे बोला जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों का जलवायु स्थलाकृति और नस्ल आदि समान है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को बोला जाता है और दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए उपनाम दिया जाता है कि दोनों का जो है स्थलाकृति है, जलवायु है और नस्ल आदि सब समान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है? तो यह हाल में जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे इन्होंने हाल ही में ये अपने देश में कोरोना वायरस के कारण पूर्णतः आपातकाल घोषित कर दिया है। ऐसा इसलिए कि कोविड-19 से जूझ रहे जापान में एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर सरकार ने सख्ती नहीं बरती तो 4 लाख से अधिक लोगों की जान जा सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए शिंजो आबे ने ये फैसला किया और आपातकाल की घोषणा जापान ने की है। देखिए जापान की बात आई है तो जापान की जो मुद्रा है वो जापानी येन है और यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अच्छा देखिए जापान की जो राजधानी टोक्यो है, टोक्यो ये जो है 2019 में जो एक सेफ सिटीज़ इंडेक्स यानी कि विश्व का सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान पे जापान की राजधानी टोक्यो ही है। दूसरा स्थान पे था सिंगापुर और 7वें स्थान पे था अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जहाँ पर कि नासा का मुख्यालय है। और देखिए जहाँ पर कि नासा का भी मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का भी मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है। और तो देखिए 7वां स्थान पर कौन था? वाशिंगटन डीसी। और देखिए भारत एशिया का भी बहुत सारे शहर उसमें शामिल है, लेकिन भारत का स्पेशल 2 शहर शामिल है, एक मुंबई और दूसरा दिल्ली। मुंबई को मिल रहा है इस सेफ सिटीज़ इंडेक्स यानी सुरक्षित शहरों की सूची में 45वां स्थान। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। भारत का रैंक याद रखिए और पहला रैंक याद रखिए। जैसे पहला रैंक पर अभी टोक्यो है और भारत जो है 45वें रैंक पे है और दिल्ली जो है ये 52वें रैंक पे है। और देखिए खास बात यह है कि जब ये बांग्लादेश जो है बांग्लादेश वो पाकिस्तान को पछाड़ते हुए एक स्थान आगे है। बांग्लादेश का जो ढाका राजधानी है वो 56वां सिटीज़ इंडेक्स में है और 57 नंबर पे पाकिस्तान की कराची आती है। जापान की बात करें तो जापान के लोग जो हैं जापानी वो अपने देश को निप्पॉन के नाम से बुलाते हैं। इसका अर्थ होता है सूर्योदय, अर्थात जापान को हम सूर्योदय का भी देश बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है? तो जापान। सूर्यास्त का देश तो इंग्लैंड ब्रिटेन को बोला जाता है और मध्य रात्रि का देश को नॉर्वे को बोला जाता है, नॉर्वे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो 2020 में जारी किया गया था उसमें नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अदर ऑप्शन की बात करें तो स्लोवेनिया यह हाल में यूरोप का पहला देश बना जो कि कोरोना वायरस से मुक्त हुआ। लग्जमबर्ग ये पब्लिक के लिए जो है ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश बना है, वर्ल्ड विश्व का पहला देश बना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला। और जो न्यू है ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन
बना है, डार्क स्काई नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेन बात है क्या कि जापान जो है, जितने भी अभी देश हैं उनके बीच जो है, भारत के बीच जितने भी होते हैं युद्ध अभ्यास, उसको जान लेते हैं। तो जापान और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जो कि नौसेना युद्ध अभ्यास है, उसका नाम है जिमैक्स। क्या है नाम? जिमैक्स। और एक और नौसेना अभ्यास होता है, उसका नाम है मालाबार, जो कि भारत, जापान और भारत, जापान और अमेरिका तीनों के बीच होता है नौसेना अभ्यास। और जीमैक्स जो है सिर्फ भारत और जापान के बीच होता है। और एक थल सेना अभ्यास होता है, उसका नाम है धर्म गाजियन। ये एक थल सेना अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट लेने वाले किस देश के तेज गेंदबाज को हर एक फॉर्मेट से बैन कर दिया गया है? तो यह हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज जो है, उसका नाम है सेहान मधुशनका। इन्हें हाल ही में क्या किया गया है? हाल ही में बैन कर दिया गया, क्योंकि ड्रग्स रखने के आरोप में इन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन पर एक पाबंदी लगाते हुए इनको हर एक फॉर्मेट से बैन कर दिया है। देखिए 2018 में मधुशंका जो है अपना पहला वनडे मैच खेला था, और अपने पहले वनडे मैच को यादगार बनाते हुए इसने हैट्रिक ली थी। अपने पहले ही वनडे मैच में इन्होंने हैट्रिक ली थी। चलिए श्रीलंका की बात आई है, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्हीं के भाई गोतबाया राजपक्षे हैं। और देखिए श्रीलंका जो है, इसकी जो राजधानी है, 2 राजधानी है। अगर वाणिज्य राजधानी देखें तो कोलंबो, और अगर प्रशासनिक राजधानी देखें तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे हैं। कोलंबो जो है, जो कि श्रीलंका की राजधानी है, यहीं पे दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर, जो कि 356 मीटर की हाइट की है और इसे बनाने में $100 मिलियन खर्च हुआ है, वो यहीं श्रीलंका के कोलंबो में ही है। दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर। और देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं। वो युद्ध अभ्यास जो हैं, जैसे कि स्लीनैक्स नाम से ही लगता है श्रीलंका से, स्लीनैक्स ये नौसेना अभ्यास है। और मित्र शक्ति एक और होता है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, और ये थल सेना अभ्यास है, जो कि हाल ही में 2019 में पुणे में आयोजित हुई थी, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन पूर्व न्यायाधीश A.K. सिकरी ने नई दिल्ली में किया है। देखिए IDRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, यानी कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र। और इसका हाल ही में उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? तो पूर्व जस्टिस A.K. सिकरी ने किया है दिल्ली में। चलिए इसकी बात कर लेते हैं IDRC की। तो इसकी जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ है हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और देखिए मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में IDRC के अध्यक्ष, वो हैं मेहर एस राठी। और इसका जो उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो पूर्व न्यायाधीश A.K. सिकरी ने दिल्ली में किया है। दिल्ली की बात आई है, तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 2019 में सेफ सिटी इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें दिल्ली को मिला है 52वां स्थान और मुंबई को मिला था 45। और टोक्यो जो है जापान की राजधानी ये विश्व का सबसे बड़ा महानगर भी है, और इसे 1वां स्थान मिला है सेफ सिटी इंडेक्स में, यानी विश्व में सबसे सुरक्षित शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे बात करें तो कलकत्ता जो है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन ये कलकत्ता में चलाया जाएगा। अहमदाबाद की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, और अहमदाबाद में ही भारत का पहला वो मोटेरा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये अहमदाबाद में ही है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। और सबसे ज़्यादा वस्त्र की उत्पादन यहीं अहमदाबाद में होती है। मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय है, जैसे कि RBI का मुख्यालय है, SBI का मुख्यालय है, ICICI बैंक की मुख्यालय है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक का मुख्यालय है, बहुत से बैंकों का मुख्यालय, साथ ही साथ गोदरेज कंपनी, टाटा का मुख्यालय और रिलायंस इंडस्ट्री सब
इसलिए वित्तीय राजधानी से घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वित्तीय संस्थानों का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया 25 मई को। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो 1983 में अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। रोनाल्ड रीगन ने। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुँचे, जो लापता है, उनके तलाश में किया जाता है। देखिए 25 मई को गुमशुदा दिवस तो मनाया गया, विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। 24 मई को जो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, और विश्व मधुमक्खी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टी डे, विश्व चाय दिवस। चाय दिवस इसलिए कि चाय के जो मजदूर है उसके स्वास्थ्य के प्रति वेतन इत्यादि सबके कारण, जागरूकता के कारण 21 मई को वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोमेटो, जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी संस्था है, कंपनी है जोमेटो, इसके सह संस्थापक को फाउंडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोहित गुप्ता को नियुक्त किया गया, और ये नियुक्त होते हैं एक साथ को फाउंडर। अब जोमेटो के को फाउंडर 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए हैं। देखिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस का जो नेतृत्व कर रहे मोहित गुप्ता को प्रमोशन देते हुए कंपनी के सह संस्थापक यानी को फाउंडर का दर्जा प्रदान किया है। इसमें मूल सह संस्थापक जो पहले से थे वो दीपिंदर गोयल थे, गौरव गुप्ता जो कि COO थे जोमेटो के, और गुंजन पाटीदार, ये तीनों पहले से ही को फाउंडर यानी सह संस्थापक थे, और चौथा ये मोहित गुप्ता को चुना गया है, और ये बहुत ही कम समय में जोमेटो के सह संस्थापक पद पे पहुंच गए। जो 2018 में इन्होंने जोमेटो को ज्वाइन किया था। इससे पहले वे मेक माई ट्रिप ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेक माई ट्रिप, और इसके ये COO बतौर COO अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और हाल ही में अभी सह संस्थापक जोमेटो की ये नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं जोमेटो की, तो जोमेटो जो है, जोमेटो देखिए, जोमेटो ये एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2008 में हुई थी, जुलाई 2008 में हुई थी। और इसके जो अभी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो दीपिंदर गोयल है। कौन है? ये दीपिंदर गोयल, बी नंबर में जो है दीपिंदर गोयल इनके जोमेटो के CEO हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम, जो कि पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता, अभी गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, नाम इसका चेंज कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिसलरी जो है ये भारत की एक प्रसिद्ध बोतल बंद कंपनी जो कि प्योर वाटर को पैकेज करके सेल करती है, बिसलरी, उसने अभी हाल ही में जोमेटो के साथ समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुछ बैक क्वेश्चन को भी रिवीजन के लिए ले लिए हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। तो हाल ही में दार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, जो कि एसोसिएटेड प्रेस के कौन है? तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के ही हैं, दार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, उपरोक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो पुलित्जर अवार्ड है ना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ना सर्वोच्च पुरस्कार, और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ये अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, या हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य सुधार हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो किस संगठन के साथ? तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ ये खेल के जरिए स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए ये समझौता किया है। चलिए IOC की बात आई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ की जो स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी, 23 जून 1894 को। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर लुसाने में, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड लुसाने में इसका हेड क्वार्टर है, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में थॉमस बाच हैं। कौन है? थॉमस बाच हैं। और देखिए अदर WHO की बात कर लेते हैं, इसने ही समझौता किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल को, इस संगठन का 1948 में। और WHO ने जो है ये हाल ही में 34 सदस्य की एक कार्यकारी बोर्ड का
अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में यह गौरव हासिल हुआ है भारत को। हर्षवर्धन को हाल ही में WHO ने अपने 34 सदस्य के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो कि जगह लेंगे जापान के डॉक्टर हिरोके नाकाटानी के। किसके? डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी के जगह पे ये नियुक्त किए गए हैं। WHO की बात कर रहे थे तो इसके जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ही जेनेवा में है। और WHO के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है? तो टेड्रोस अधनोम हैं WHO के अध्यक्ष। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो ICC, ये ICC की बात करते हैं तो ये जो है ना विश्व में ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक को रेगुलेट करता है। और ICC जो है ये विश्व मंच पे जो है क्रिकेट कंट्रोल करता है, ठीक ना, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल। ICC की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में ईस्वी में हुई थी। शशांक मनोहर अध्यक्ष हैं और मनोज सैनी इसके CEO हैं। BWF जो है इसकी स्थापना 1934 में 1934 में BWF की स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन है और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। FIH की बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो भारतीय ही हैं नरेंद्र बत्रा। और जो FIH है इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के कहाँ है? लुसाने में ही है, जहाँ पे कि IOC का हेडक्वार्टर है। FIH का भी हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में ही है। स्विट्ज़रलैंड की बात आ रही है बार बार, मुख्यतः बहुत से हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का प्लेग्राउंड बोला जाता है, यूरोप का प्लेग्राउंड। और FIH के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लॉर्सन है। FIH की स्थापना हुई थी कब? तो 1924 में FIH की स्थापना हुई थी और BWF की स्थापना 1934 में हुई थी। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए और FIH के CEO के बारे में जान लेते हैं। इसके तो अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं, इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में बढ़ाया गया, लेकिन इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं थिएरी विल हैं। कौन है? थिएरी विल है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स।